Hello and welcome back. I am Vandana and we are learning Computer of Class 6. This is a EduWrite series by Amit Publishing House and here is a book Code Craft. Creative Learning of Computers. Let's move on to chapter number 7, Digital Content and Commerce. Let's move on to the core concepts. So on completion of this chapter, you will be able to know इस chapter के complete होते ही आप क्या क्या चीज़ें सीख जाएंगे. You will be able to know about e-commerce, e-shopping, modes of online payment, e-banking, e-ticketing, blog, web feed, podcasting. So let's move on to the warm-up exercise. Here you have to write down at least 7 uses of internet. Internet के 7 uses लिखने हैं आपको यहाँ पे. So we can do banking. We can play games online, we can book ticket, we can read articles and book online. There are other things that you can do, so rest of the things you have to write down here. Let's move on to e-commerce, which is our first topic. So what is e-commerce? ई-कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. ई-कॉमर्स जो है शॉर्ट फॉर्म है, उसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एंड इट इज़ अ वे ऑफ डूइंग बिजनेस ओवर द इंटरनेट. ये क्या है? ये एक तरीका है जिसकी वजह से हम इंटरनेट के थ्रू बिजनेस कर सकते हैं. इट रिफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ये जो है गुड्स और सर्विसेज हम इसके थ्रू बाय कर सकते हैं और ट्रांसमिटिंग फंड्स और डेटा थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, या फिर हम फंड्स या फिर डेटा जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू भेज सकते हैं. कंपनीज क्रिएट द वेबसाइट्स टू एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. कंपनीज क्या करती हैं? वेबसाइट्स बनाती हैं अपने प्रोडक्ट्स को, अपने सर्विसेज को एडवर्टाइज करने के लिए. Customers can buy as per their needs and choices by using credit cards, debit cards, net banking, cash on delivery, wallets, UPIs and UPS etc. So customer क्या करते हैं? अपनी नीड, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग वो ये सारे मोड्स जो है चूज करते हैं पेमेंट के. Let's learn about different types of e-commerce. So there are various modes of e-commerce that are described here. यहाँ पे अलग अलग तरीके दिए हैं, अलग अलग मोड्स दिए हैं e-commerce के. पहला है बिजनेस टू बिजनेस, जिसे हम B2B भी कहते हैं. एंड ये जो e-commerce है इट इन्वॉल्व्स 2 कंपनीज. यहाँ पे 2 कंपनीज है जो क्या करती हैं? बाइंग या फिर सेलिंग करती हैं प्रोडक्ट्स की एंड सर्विसेज की एक दूसरे के साथ थ्रू द इंटरनेट. मीन्स 2 कंपनीज जो है बाय या फिर सेल करती हैं प्रोडक्ट्स ऑनलाइन इंटरनेट की मदद से. फॉर एग्जाम्पल अ फूड मैन्युफैक्चरर परचेजिंग फ्लो फ्रॉम फ्लो मिल्स. अब एक जो फूड मैन्युफैक्चरर है वो क्या कर रहा है? आटे को खरीद रहा है, आटे के मिल से ऑनलाइन खरीद रहा है. नेक्स्ट आता है बिजनेस टू कस्टमर, जिसे हम B2C कहते हैं. So this is the most common type of e-commerce activity. ये सबसे ज़्यादा common e-commerce activity है. And in this mode, a company establishes a website on the internet and sells products or services directly to customers over the internet. इसमें क्या होता है? इस मोड में जो कंपनीज हैं वो एक वेबसाइट को इस्टेब्लिश कर देती हैं इंटरनेट पे और सेल करती हैं प्रोडक्ट्स को या फिर सर्विसेज को डायरेक्टली कस्टमर्स को इंटरनेट के माध्यम से बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट देम. और यहाँ पे कंपनीज अपने बारे में इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करती हैं. दिस enables द कस्टमर्स टू बाय एनी प्रोडक्ट और गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट फ्रॉम दैट साइट. और इसकी वजह से जो कस्टमर्स है उस प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन उस साइट से आसानी से ले सकते हैं. नेक्स्ट आता है कस्टमर टू बिजनेस, जिसे हम C2B कहते हैं. सो द C2B इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इन्वॉल्व्स कस्टमर सेलिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू कंपनीज. इसमें क्या होता है? जो कस्टमर्स हैं वो प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं कंपनीज को. अ कस्टमर पोस्ट हैज प्रोजेक्ट विद अ सेट बजट ऑनलाइन एंड द कंपनीज रिव्यू दोज प्रोडक्ट्स एंड प्लेस बिड्स. कस्टमर क्या करता है? अपना जो भी प्रोजेक्ट है, अपना जो भी
चीज़ है उसे वो ऑनलाइन जो है बजट के साथ जो है डालता है और कंपनीज क्या करती हैं, उस प्रोडक्ट को देखती है, रिव्यू करती हैं और फिर उस पर बिड लगाती हैं, बोली लगाती हैं। आफ्टर दिस द कस्टमर रिव्यूज द बिड्स, कस्टमर सारे बिड्स को अच्छे से देखता है, जांचता है एंड सेलेक्ट्स द कंपनी दैट मीट्स हिज एक्सपेक्टेशन टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, उस कंपनी को सेलेक्ट करता है जो उसके सारे एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर रही हो। फिर नेक्स्ट आता है कस्टमर टू कस्टमर, जिसे हम C2C भी कहते हैं। सो C2C इन्वॉल्व्स ई कॉमर्स बिटवीन कस्टमर और इंडिविजुअल्स। ये जो C2C है ये कस्टमर्स और इंडिविजुअल्स के बीच में जो है कॉमर्स चल रहा होता है। द इंडिविजुअल कस्टमर पोस्ट हिज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फॉर सेल एंड अदर कस्टमर्स बिड फॉर देम। जो इंडिविजुअल कस्टमर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को, सर्विसेज को पोस्ट करते हैं सेल के लिए, और दूसरे कस्टमर्स क्या करते हैं, उनके लिए बिड लगाते हैं, बोली लगाते हैं। एग्जाम्पल्स आर वेबसाइट्स लाइक OLX.com, eBay.com, ubid.com एक्सेट्रा, ये कुछ वेबसाइट्स हैं। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। So with e-commerce, it is easy to locate, choose, buy and get delivered a product or services smartly. E-commerce की मदद से हम बहुत ही आसानी से लोकेट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं और तो और डिलीवर करवा सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस को बहुत ही स्मार्टली घर बैठे बैठे। दूसरा क्या एडवांटेज है, दूसरा एडवांटेज कहता है कि जो ई कॉमर्स है ये हमेशा 24/7 अवेलेबल है। मीन चाहे दिन हो चाहे रात हो, चाहे संडे हो या सैटरडे हो, हम हमेशा इसे ग्रैब कर सकते हैं। कस्टमर्स कैन विजिट द स्टोर, कस्टमर कभी भी स्टोर पे जा सकता है, प्रोडक्ट्स को ब्राउज कर सकता है और अपने ऑर्डर को कभी भी किसी भी वक्त जो है वो प्लेस कर सकता है। नेक्स्ट, ई कॉमर्स हेल्प्स इन मेकिंग द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड एक्सेसिंग द प्रोडक्ट्स रिलेटिवली ईजियर। ई कॉमर्स क्या करता है, हेल्प करता है बनाने में, in making the process of finding and assessing the products। so यहाँ पे इसकी मदद से हम प्रोडक्ट्स को बहुत आसानी से ढूंढ सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं एंड यहाँ पे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ईजियर हैं बिकॉज गेटिंग डिस्प्लेड ऑप्शंस ऑफ द प्रोडक्ट्स आर एट वन प्लेस, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक ही जगह पे सारे डिस्प्ले में लगे हुए हैं और वहाँ से हम ईजिली चूज ऑन कर सकते हैं। It provides more choices and the ability to compare products। ये क्या करता है, ज़्यादा choices और ability देता है compare करने के लिए products को from different brands on the basis of their pricing। तो pricing के basis पे, quality के basis पे और delivery के basis पे हम जो है products को अलग अलग brands के according जो है categorize कर सकते हैं, compare कर सकते हैं। Now बाइंग एंड सेलिंग थ्रू ई कॉमर्स इज अ टाइम सेविंग एक्टिविटी। अगर आपको अपने समय को बचाना है तो आप जो ये बाइंग एंड सेलिंग है वो ई कॉमर्स के थ्रू जो है बहुत आसानी से कर सकते हैं। कस्टमर्स कैन ऑल्सो रीड द रिव्यूज एंड कॉमेंट्स अबाउट अ प्रोडक्ट बिफोर बाइंग इट। प्रोडक्ट को खरीदने से पहले जो कस्टमर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, रिव्यूज को पढ़ सकते हैं, कॉमेंट्स को पढ़ सकते हैं और फिर वो डिसाइड कर सकते हैं उन्हें वो प्रोडक्ट खरीदना है या नहीं। ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स ऑल्सो ल्योर देयर कस्टमर्स। जो ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो भी अपने कस्टमर्स को जो है मक्खन लगाते हैं बाय प्रोवाइडिंग देम अट्रैक्टिव डील्स एंड कूपन्स। अट्रैक्टिव डील्स और कूपन्स देके जो ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर है वो अपने कस्टमर्स को अपने कब्जे में कर लेते हैं। लेट्स मूव ऑन टू एक्स्ट्रा बाइट्स। सो फ्लिपकार्ट इज अ पॉपुलर ई कॉमर्स कंपनी। ये एक पॉपुलर ई कॉमर्स कंपनी है and their headquarter is in Bengaluru. It was founded in 2007। 2007 में ये existence में आया था by Sachin Bansal and Binny Bansal and currently owned by Walmart। और इस समय जो है Walmart इसे own कर रहा है। Now there are some disadvantages of e-commerce। E-commerce के कुछ disadvantages भी हैं। क्या हैं? It is not always secure to purchase things online। हमेशा चीज़ों को ऑनलाइन खरीदना ये सिक्योर नहीं हो सकता। A customer should make a check about the veracity of the service provider before buying and making online payment। जो कस्टमर है उसे हमेशा चेक करना चाहिए
उस प्रोडक्ट के बारे में, उसकी सर्विसेज के बारे में, जब वो उसे खरीद रहा हो। ऑनलाइन पेमेंट करने के पहले ये सारी चीज़ें उसे करनी चाहिए चेक। और कई बार क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो है सिक्योर नहीं होता, ऑनलाइन परचेजिंग सिक्योर नहीं होता। Since most of the customers make payments through debit cards or credit cards, so one should remain extra vigilant about the misuse of information and possibility of fraud. So ज़्यादातर कस्टमर्स क्या करते हैं, या तो अपने डेबिट कार्ड को यूज़ करते हैं या क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हैं चीज़ों को खरीदने के लिए, तो उन्हें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए कि कहीं उनकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो मिसयूज़ ना हो जाए, उनके साथ कभी फ्रॉड ना हो जाए। नेक्स्ट, while e-commerce makes एवरीथिंग ईजिली एक्सेसिबल, ई कॉमर्स की वजह से चीज़ें बहुत आसानी से जो है एक्सेस की जा सकती हैं, बट स्टिल अ कस्टमर हेजिटेट्स टू बाय ऑनलाइन। लेकिन फिर भी क्या होता है, लोग ऑनलाइन चीज़ें खरीदना पसंद कम करते हैं, बिकॉज ही और शी कैन नॉट एग्जामिन द प्रोडक्ट फिजिकली एंड कैन नॉट बी श्योर अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट until they are delivered to his or her doorstep. So यहाँ पे जो कस्टमर्स हैं वो थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं ऑनलाइन चीज़ों को खरीदने में। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि जो भी प्रोडक्ट वो मंगवा रहे हैं पता नहीं वो उसकी क्वालिटी कैसी होगी। तो यहाँ पे ऑनलाइन चीज़ें खरीदने की वजह से जो क्वालिटी है वो चेक नहीं हो पाती है, और वो तभी चेक होगी जब वो सामान उसके डोरस्टेप पे आ जाएगा। नेक्स्ट, कॉन्स्टेंट एक्सेस टू इंटरनेट इज रिक्वायर्ड टू शॉप ऑनलाइन। और एक बहुत बड़ा जो ड्रॉबैक है वो ये है कि इंटरनेट होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। सो कॉन्स्टेंट एक्सेस होना चाहिए इंटरनेट का, ताकि हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकें। नेक्स्ट कम्स ई शॉपिंग। सो इंटरनेट ऑफर्स अस कन्वीनियंट वेज टू शॉप फ्रॉम आवर होम्स और ऑफिसेज फॉर मूवीज, गेम्स, स्टेशनरीज, apparels, healthcare, home appliances, electronic items, etc. ई शॉपिंग की वजह से, इंटरनेट की वजह से हम घर बैठे बैठे, ऑफिस में बैठे बैठे मूवीज़, गेम्स, स्टेशनरी और बाकी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढ सकते हैं, उनको हम ऑनलाइन उनकी शॉपिंग कर सकते हैं। वी कैन बाय और सेल न्यू एज वेल एज सेकेंड हैंड गुड्स। हम नए या फिर सेकेंड हैंड गुड्स को भी खरीद या बेच सकते हैं। The process of selling and buying products over the internet is called online shopping. और ये जो प्रोसेस है चीज़ों को बेचने या फिर खरीदने का इंटरनेट की मदद से, उसे हम ऑनलाइन शॉपिंग या फिर ई शॉपिंग कहते हैं। Some of the popular portals for selling and buying goods are Amazon.com, eBay.com, Craigslist.com, Bonanza.com, Ajio and Flipkart.com. सो ये कुछ जो है बहुत ही पॉपुलर पोर्टल्स हैं जहाँ से हम चीज़ों को खरीद या फिर बेच सकते हैं। नेक्स्ट, लेट्स लर्न अबाउट Amazon. सो Amazon इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यहाँ पे शॉपिंग की जाती है। एंड इट इज़ एन अमेरिकन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ये एक अमेरिकन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है। एंड यहाँ पे हम क्लाउड कंप्यूटिंग भी करते हैं। ये एक क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी है जो कि जो है फाउंड की गई थी 5 जुलाई 1994 को, विथ हेडक्वार्टर्स इन सीटल वॉशिंगटन। इनके जो हेडक्वार्टर्स है वो सीटल वॉशिंगटन में है। दिस साइट इज पॉपुलरली नोन फॉर इट्स वाइड कलेक्शन ऑफ बुक्स, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, क्लोथिंग, फूड आइटम्स एंड बेवरेजेस, फर्नीचर एंड ऑलमोस्ट एवरी कंज्यूमर आइटम। ये जो वेबसाइट है ये अपने बुक्स, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, क्लोथिंग के लिए और बाकी चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा जानी जाती है। हर एक कस्टमर आइटम के लिए जानी जाती है। इट अलाउज इट्स यूजर्स टू अवेल पेमेंट थ्रू क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स। तो यूजर्स जो है यहाँ पे अपना जो भी पेमेंट है वो क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड की मदद से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, ई गिफ्ट वाउचर्स के थ्रू कर सकते हैं, कार्ड स्वाइप भी कर सकते हैं डिलीवरी के टाइम पे, और या फिर वो कैश ऑन डिलीवरी मीन्स डिलीवरी के बाद भी कैश दे सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं देता है Amazon। सो टू मेक यूज ऑफ दिस ई शॉपिंग टूल, अगर आप इस ई शॉपिंग टूल को यूज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? फर्स्ट यू हैव टू लॉग इन टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ Amazon, जो कि है Amazon.in। सो Amazon.in जो है इनकी ऑफिशियल साइट है। इस पे सबसे पहले आपको लॉग इन करना होगा। नाउ यू हैव टू टाइप द नेम ऑफ द आइटम दैट यू वांट टू सर्च। जो भी आइटम आपको सर्च करना है उसका नाम यहाँ पे आपको सर्च बॉक्स में लिखना है, जो कि आपको टॉप पे मिलेगा।
or you can search the item by selecting the appropriate category from the drop down list of the shop by category option. तो यहाँ पे आपको एक शॉप बाय कैटेगरी ऑप्शन भी मिलता है, वहां से भी आप अपनी चीजों को आसानी से ढूंढ सकते हैं, विच इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द अमेजन लोगो, जो एकदम से अमेजन लोगो के नीचे आपको मिल जाएगा. नाउ सेलेक्ट द डिजायर्ड प्रोडक्ट एंड चेक द डिटेल्स. अब जो भी प्रोडक्ट है उसे हम सेलेक्ट करें और डिटेल्स को चेक करें. दैट इज द की फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ दैट आइटम, जो की क्या बताते हैं, की फीचर्स बताते हैं, स्पेसिफिकेशन बताते हैं उस आइटम के. Once you are satisfied with the product specification, एक बार जब आप प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन से सेटिस्फाई हो जाते हैं तो आपको बाय नाउ बटन पे क्लिक करना होता है. आफ्टर क्लिकिंग ऑन बाय नाउ यू नीड टू क्रिएट एन Amazon अकाउंट. बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको एक Amazon अकाउंट को बनाना होता है. एंटर योर वैलिड नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंड पासवर्ड. ये सारी डिटेल हमें यहाँ पे फिल करनी है और फिर हमें अपने क्लिक करना है क्रिएट योर Amazon अकाउंट, इस पे क्लिक करना है. नाउ यू हैव टू फिल योर एड्रेस डिटेल, जो कि आपको डिलीवरी एड्रेस सेक्शन में डालना होगा और फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा. सेलेक्ट द पेमेंट मेथड जो भी है, जो अभी आपको सूटेबल लग रहा है उसे सेलेक्ट करें और जो भी दी गई डिटेल्स फिल करें. सपोज करते हैं हम कि आपने ऑनलाइन बैंकिंग को चूज किया है, तो हमें उसे चूज करके फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है. अब उसके बाद हमें अपने ऑर्डर को रिव्यू करना है, तो रिव्यू योर ऑर्डर पे जाना है, ऑर्डर डिटेल सारी आ जाएंगे वहां पे आपको. नाउ अब हमें क्लिक करना है प्लेस योर ऑर्डर एंड पे, सो इस आइकन पे क्लिक करना है. नाउ एंटर द 3D सिक्योर कोड रिसीव्ड फ्रॉम बैंक इन ऑर्डर टू ऑथराइज योर पेमेंट. तो यहाँ पे हमें एक 3D सिक्योर कोड मिलेगा जो कि हमें बैंक के द्वारा मिलता है, जिसकी मदद से हम जो है अपने पेमेंट को कर सकते हैं. यू विल गेट अ थैंक यू पेज वंस द ऑर्डर इज सक्सेसफुली प्लेस्ड. हमें जो है एक थैंक यू पेज मिलेगा जब एक बार ऑर्डर जो है पूरी तरह से सक्सेसफुली प्लेस कर दिया जाता है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू एक्स्ट्रा बाइट्स. सो Amazon हैज क्रिएटेड डिफरेंट रिटेल वेबसाइट्स for different countries to facilitate faster and easier delivery of the products. Amazon ने क्या किया है, इसने क्रिएट किया है अलग अलग रिटेल वेबसाइट्स को अलग अलग कंट्रीज के लिए, ताकि वो फैसिलिटेट कर सके फास्टर और इजी डिलीवरी प्रोडक्ट्स का. एग्जाम्पल फॉर इंडिया इट इज www.amazon.in. For Canada it is www.amazon.ca. For America it is www.amazon.com and so on. So ऐसे ही जो है Amazon ने क्या किया है, चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा आसान कर दिया है अलग अलग कंट्रीज़ के लिए. Now let's move on to modes of online payment. ऑनलाइन पेमेंट के कौन कौन से मोड्स हैं? So the payment that are made electronically for financial transactions are called electronic payments. वो payments जो इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं, उन्हें हम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स कहते हैं. ये जो पेमेंट्स है दीज आर मेड फॉर ई शॉपिंग, ई टिकटिंग और ई बैंकिंग एक्सेट्रा. इन चीज़ों के लिए हमने ये पेमेंट स्टार्ट किया है. एवरीथिंग एक्सेप्ट द फिजिकल डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स कैन बी डन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स. हर चीज़, सिर्फ जो फिजिकल डिलीवरी है प्रोडक्ट्स की, हर चीज़ जो है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से की जा सकती है, बस फिजिकल डिलीवरी नहीं की जा सकती है इलेक्ट्रॉनिक मीन से, इंटरनेट की मदद से. कस्टमर्स कैन चूज फ्रॉम सेवरल वेज टू पे फॉर देयर ई कॉमर्स ट्रांजेक्शंस. कस्टमर्स क्या कर सकते हैं, अलग अलग मेथड्स दिए हैं, अलग अलग तरीके दिए हैं जिसकी मदद से ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस के लिए जो है वो चूज कर सकते हैं. The various ways of making online payments are, जो अलग अलग तरीके हैं ऑनलाइन पेमेंट्स करने के वो यहाँ पे दिए हैं. पहला आता है नेट बैंकिंग. सो नेट बैंकिंग को हम जो है ऑनलाइन बैंकिंग या फिर ई बैंकिंग भी कहते हैं. ये एक मीन्स है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का जो हेल्प करता है कस्टमर को कंडक्ट करने के लिए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को इंटरनेट की मदद से बैंक की वेबसाइट पे. So to make use of the online banking facility, you first need to register with the bank's website. अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन बैंकिंग आप कर पाए तो सबसे पहले आपको खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा बैंक के वेबसाइट पे.
by entering the essential credentials and set up a secret user name password combination, जिसमें आप एक जो भी essential credentials जैसे यूजर नेम, पासवर्ड या फिर कोई कोड है, ये सारी चीज़ें आपको डालनी होगी एंड ये इंफॉर्मेशन डालेंगे तभी हम नेट बैंकिंग को एक्सेस कर सकते हैं। दिस वे यू कैन वेरीफाई योरसेल्फ व्हेन कैरिंग आउट एन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, और इस तरीके से आप खुद को वेरीफाई कर सकते हैं जब भी आप कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आता है डेबिट कार्ड। A debit card is a plastic payment card that can be used in place of cash when making purchases. Debit card क्या है? ये एक प्लास्टिक पेमेंट कार्ड है जिन्हें यूज़ किया जाता है कैश की जगह पे जब हम कोई परचेज कर रहे होते हैं। When performing a transaction with debit card, जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म करते हैं डेबिट कार्ड की मदद से, तो आपको क्या करना होता है? आपको कार्ड डिटेल्स डालनी होती है अपनी ऑनलाइन शॉपिंग सर्विस पे and the amount gets deducted from the card holder's bank account. तो जो कार्ड होल्डर है उसके बैंक अकाउंट से वो पैसे कट जाते हैं तुरंत। Usually debit cards allows for instant withdrawal of cash. It acts as the ATM card also. जो डेबिट कार्ड है इससे हम बहुत ही जल्दी इंस्टेंट कैश को विदड्रॉ कर सकते हैं और ये ATM कार्ड के रूप में भी यूज किया जाता है। फिर आता है credit card. A credit card allows you to borrow money from your bank to make purchases. क्रेडिट कार्ड क्या करता है? ये आपको हेल्प करता है पैसे को बोरो करने में अपने बैंक से ताकि आप चीज़ों को खरीद सके। When a customer makes a payment via credit card, the concerned bank pays on behalf of the customer and allots a grace period of 25 to 30 days to the customer to pay the credit card bill. So, जब भी जो है कोई भी पर्सन क्रेडिट कार्ड की मदद से कोई भी पेमेंट करता है तो उस समय क्या करता है? जो बैंक है वो उस कंपनी को पेमेंट कर देता है और बैंक हमें जो है 20 से 25 दिन या 30 दिन देता है अपने कस्टमर को ताकि वो उस क्रेडिट कार्ड के बिल को पे कर सके। If you do not pay it back in that period, then you will have to pay interest to your bank. अगर आप उन दिनों में उस दिए गए दिनों में जो है आप जब पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको अपने बैंक को इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। नेक्स्ट आता है स्मार्ट कार्ड। सो स्मार्ट कार्ड रिजेंबल्स अ क्रेडिट कार्ड इन साइज एंड शेप बट इट प्रोसेसेस अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन अ कंप्लीटली डिफरेंट मैनर। स्मार्ट कार्ड जो है ये भी क्रेडिट कार्ड की तरह दिखता है, साइज शेप उसकी तरह ही होता है, लेकिन ये जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करता है वो काफ़ी ज़्यादा अलग होते हैं उससे। इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, ये दो तरीके का हो सकता है, डेबिट या फिर क्रेडिट। द कैश फ्रॉम द यूजर्स बैंक अकाउंट इज ट्रांसफर टू द स्मार्ट कार्ड। जो भी कैश है यूजर के बैंक अकाउंट से वो स्मार्ट कार्ड में ट्रांसफर किया जाता है। यूजिंग स्मार्ट कार्ड द यूजर कैन डू एनी टाइप ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, और इस स्मार्ट कार्ड की मदद से जो यूजर है किसी भी तरीके के ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को कर सकता है। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू स्टोर कस्टमर्स इंफॉर्मेशन in an encrypted form thereby making it more secure. ये क्या करता है? ये एक तरीका यूज करता है जिससे वो कस्टमर की इंफॉर्मेशन को एनक्रिप्टेड फॉर्म में रखता है जिससे कि वो और ज़्यादा सिक्योर हो जाता है। वीज़ा कार्ड इज अ पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ अ स्मार्ट कार्ड। वीज़ा कार्ड क्या है? ये एक बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है स्मार्ट कार्ड का। नेक्स्ट आता है डिजिटल मिडलमैन। So digital middleman refers to a company that gathers information about all the companies that provide the similar types of products. Car, home appliances, computer hardware, etc. So digital middleman क्या है? ये एक तरीके की कंपनी है जो सब कंपनीज की इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करता है जो एक तरीके के प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करती हैं, बेचती हैं या फिर सर्विसेज को प्रोवाइड करती हैं या फिर बेचती हैं, जैसे कि ट्रैवल, टूरिज्म, होटल स्टे एक्सेट्रा, एंड डिस्प्लेज अ कलेक्टेड इंफॉर्मेशन अबाउट देयर प्रोडक्ट्स ऑन इट्स ओन वेबसाइट। और उन सारी कंपनीज की जो कलेक्टेड इंफॉर्मेशन है वो अपने वेबसाइट पे शो करती हैं। अ मिडलमैन फैसिलिटीज इंटरैक्शन बिटवीन पार्टीज फॉर ईच ट्रांजैक्शन टिपिकली फॉर अ कमीशन और फी। ये जो मिडलमैन है ये क्या करता है? फैसिलिटेट करता है इंटरैक्शन पार्टीज के बीच में हर एक ट्रांजैक्शन के लिए
खरीदने या फिर बेचने से पहले, जो कि एक्ट करता है एक कमीशन की तरह, ये कमीशन या फिर फी लेता है इन दोनों चीज़ों से। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट। So an electronic wallet or e-wallet allows a user to make online transactions through a computer or a smartphone. So electronic wallet क्या होता है? ये एक तरीके का वॉलेट है जो कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स को कंप्यूटर की मदद से या फिर स्मार्टफोन की मदद से पॉसिबल करता है। An e-wallet is usually linked with the user's bank account to make payments. ये जो e-wallet है यूजर के बैंक अकाउंट से लिंक्ड रहता है एंड The things such as utility bill, mobile phone and DTH connection, recharge, etc. ये सारी चीज़ें हम इसकी मदद से बहुत आसानी से कर सकते हैं। It can be used as a prepaid account, इसे हम प्रीपेड अकाउंट की तरह यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे जो यूज़र है वो क्या कर सकता है, वो स्टोर कर सकता है मनी को फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए। It can also be used to store users personal information. ये जो है यूज़ किया जाता है यूज़र की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, जैसे कि कार्ड नंबर, पेन, शिपिंग एड्रेस एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे फीड हो जाती हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डिजिटल वॉलेट, इसे हम डिजिटल वॉलेट भी कहते हैं एंड इट इज़ अ सिक्योर वे ऑफ डूइंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स एज यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू एंटर योर कार्ड डिटेल्स। ये एक बहुत ही सिक्योर तरीका है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने का, क्योंकि इसमें हमें बार बार अपनी कार्ड डिटेल्स नहीं डालनी होती हैं। There are many applications which provide electronic wallets. बहुत सारे applications हैं जो इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट को प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि पेटीएम हो गया, मोबीक्विक हो गया एंड फ्री चार्ज हो गया। नेक्स्ट कम्स UPI पेमेंट्स। सो UPI stands for Unified Payments Interface and it is like a digital wallet that lets you link all your bank accounts to one app. सो यहाँ पे ये एक डिजिटल वॉलेट है जो हमें हेल्प करता है, जितने भी हमारे बैंक अकाउंट्स हैं उन सबको हम एक ऐप में लिंक कर सकते हैं। टू मेक अ पेमेंट यू जस्ट नीड टू एंटर द फोन नंबर ऑफ द पर्सन यू वांट टू सेंड मनी। इसमें पेमेंट करने के लिए हमें सिर्फ फ़ोन नंबर डालना होता है उस पर्सन का जिसको हम पैसे भेजना चाहते हैं। यू नीड ओनली टू स्कैन द QR कोड, यहाँ पे सिर्फ QR कोड स्कैन करने से काम चल जाता है। इट इज़ क्विक, ईजी एंड You don't need to remember long account numbers. ये काफ़ी ज़्यादा आसान है और इसमें हमें लंबे लंबे जो अकाउंट नंबर्स हैं उन्हें याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। सो पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स आर कंपनीज दैट फैसिलिटेट ई-कॉमर्स मर्चेंट्स इन एक्सेप्टिंग एंड प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स। ये जो पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं ये ऐसी कंपनीज हैं जो क्या करती हैं, हेल्प करती हैं ई-कॉमर्स मर्चेंट्स को एक्सेप्ट करने में या फिर प्रोसेस करने में इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स को। इट बेसिकली प्रोवाइड्स अ सिक्योर पोर्टल फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स। ये एक सिक्योर पोर्टल जो है प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से हम फंड्स को बहुत ही आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पेमेंट कैन बी मेड थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और ऑनलाइन बैंकिंग। जो भी पेमेंट है वो इन तीनों की मदद से आसानी से किया जा सकता है। पेपाल, फास्ट चार्ज एंड सिक्योर पे are the most popular examples of payment service providers. Let's move on to Extrabytes. So भीम, जिसे हम भारत इंटरफेस फॉर मनी कहते हैं, ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो हमें हेल्प करता है, यूजर्स को हेल्प करता है टू मेक डिजिटल पेमेंट्स यूजिंग UPI। तो यहाँ पे भी हम UPI की मदद से हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं एंड द ऐप इज़ अवेलेबल फॉर बोथ एंड्रॉयड एंड iOS डिवाइसेस। ये जो ऐप है ये एंड्रॉयड और iOS दोनों ही डिवाइसेस के लिए अवेलेबल है। नेक्स्ट कम्स ई-बैंकिंग। सो ई-बैंकिंग स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। ई-बैंकिंग मीन्स इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग एंड ये जो है दिस इज द वे ऑफ परफॉर्मिंग बैंक ट्रांजेक्शन्स यूजिंग इंटरनेट। यहाँ पे हम बैंक ट्रांजेक्शन्स को कर सकते हैं इंटरनेट की मदद से। अ कस्टमर कैन डू अ वैरायटी ऑफ ट्रांजेक्शन्स यूजिंग ई-बैंकिंग। ई-बैंकिंग की मदद से हम बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, जैसे कि सच एज ही कैन चेक द अमाउंट इन हिज अकाउंट। उसके अकाउंट में कितने पैसे बचे ये हम चेक कर सकते हैं। मेक डिपॉजिट्स, ट्रांसफर द मनी। यहाँ पे हम डिपॉजिट्स जो है मेक कर सकते हैं, मनी को ट्रांसफर कर सकते हैं, लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। These transactions can be done from any part of the world if you have an internet connection on your computer. ये जो transactions हैं
ये हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के आराम से कर सकते हैं अगर हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन है हमारे कंप्यूटर या फिर मोबाइल फ़ोन में। ई बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड 24/7 service during all days and help the bank to reduce the cost of transactions। ये जो ई बैंकिंग सर्विसेज हैं ये क्या करते हैं 24/7 चलती हैं और हर दिन चलती हैं, जिसकी वजह से जो बैंक्स हैं उनका जो कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है वो रिड्यूस हो जाता है। सो द स्टेप्स टू परफॉर्म ई बैंकिंग आर, यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए गए हैं इसे परफॉर्म करने के। पहला कहता है ओपन द वेबसाइट ऑफ द बैंक, बैंक की वेबसाइट को खोलें, फिर यूजर नेम और पासवर्ड का एंटर करें और जो भी ट्रांजैक्शन है फिर उसे कंप्लीट कर दें। लेट्स मूव ऑन टू एक्स्ट्रा बाइट्स। सो ई बैंकिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, इसे भी हम 2 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहला आता है ट्रांजैक्शनल ई बैंकिंग और दूसरा आता है नॉन ट्रांजैक्शनल ई बैंकिंग। सो अब ट्रांजैक्शनल ई बैंकिंग में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस व्हिच लीड टू ट्रांसफर ऑफ मनी सच एज पेइंग बिल्स, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर एक्सेट्रा। सो जो ट्रांजैक्शनल ई बैंकिंग है यहाँ पे हम बिल पेमेंट कर सकते हैं, अकाउंट से अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट नॉन ट्रांजैक्शनल ई बैंकिंग, अ कस्टमर कैन परफॉर्म नॉन ट्रांजैक्शनल टास्क सच एज व्यूइंग अकाउंट बैलेंस, ऑर्डरिंग चेकबुक एक्सेट्रा। सो जो नॉन ट्रांजैक्शनल ई बैंकिंग है इसमें हम अपने अकाउंट का बैलेंस जान सकते हैं, हम अपने लिए चेकबुक ऑर्डर कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें हम नॉन ट्रांजैक्शनल ई बैंकिंग में करते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू ई टिकटिंग। E-ticketing means making a reservation or appointment for a service via the internet। E-ticketing का मतलब है कि रिजर्वेशन या फिर अपॉइंटमेंट को रखना इंटरनेट की मदद से। Using internet, we can not only check the availability of seats in bus, train or aircraft anytime and book tickets, but can also reserve rooms, meeting halls or tables in restaurant। So ये जो ई टिकटिंग है इसकी मदद से ना सिर्फ हम टिकट बुक कर सकते हैं बस, ट्रेन या फिर एयरक्राफ्ट में, इसके अलावा हम रूम बुक कर सकते हैं, मीटिंग हॉल बुक कर सकते हैं, टेबल्स बुक कर सकते हैं रेस्टोरेंट में। फॉर दीज सर्विसेज वी कैन चेक द पेबल चार्जेस एट द सेम मोमेंट एंड बाय मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट्स थ्रू वेरियस अवेलेबल ऑनलाइन पेमेंट्स वेज वी कैन कन्फर्म आवर रिजर्वेशन। तो यहाँ पे हम जो है चेक कर सकते हैं कितना अमाउंट लगेगा पेमेंट का, एंड वी कैन ऑल्सो जो है पे द अमाउंट टू कन्फर्म आवर रिजर्वेशन। फॉर एग्जाम्पल द इंडियन रेलवेज हैज़ एन ऑफिशियल वेबसाइट www.irctc.com which is used for the e-reservation work, जिसे हम e-reservation वर्क के लिए यूज़ करते हैं। And it includes services like checking availability, booking and cancelling tickets, printing e-tickets etc। तो यहाँ पे आपको ये सर्विसेज मिलेंगी जो यहाँ पे मेंशन की गई है। नेक्स्ट कम्स एक्स्ट्रा बाइट्स। सो www.bookmyshow.com is one of the biggest ticketing portal in the country। ये सबसे बड़ा टिकटिंग पोर्टल है कंट्री में। And it offers advance booking of movie tickets, concert tickets and other events। यहाँ पे हम मूवी टिकट, कॉन्सर्ट टिकट या फिर दूसरे इवेंट्स के टिकट्स बुक कर सकते हैं। एंड इट वाज लॉन्च्ड इन अगस्त 2007 और ये अगस्त 2007 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आता है ब्लॉग। सो अ ब्लॉग इज एन ईजी वे टू क्रिएट वेबसाइट दैट अलाउज अस टू शेयर आवर थॉट्स विद द वर्ल्ड। ब्लॉग क्या है, ये एक तरीके का बहुत ही आसान तरीका का एक वेबसाइट है जिसमें वेबसाइट क्रिएट करते हैं जिसकी मदद से हम अपनी बातों को, अपने थॉट्स को इजीली शेयर कर सकते हैं वर्ल्ड में। रीडर्स कैन ऐड कमेंट्स टू द ब्लॉगर्स पोस्ट, कैन रिस्पॉन्ड एंड दस अ कन्वर्सेशन कैन स्टार्ट। सो जो भी रीडर्स हैं वो उस ब्लॉग पे, उस पोस्ट पे जो कमेंट कर सकते हैं और कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। लेटली ब्लॉगर्स हैव बिकम वेल नोन कमेंटेटर्स, और आगे जाके जो ब्लॉगर्स हैं वो बहुत ही जाने माने कमेंटेटर्स बन चुके हैं। लेट्स मूव ऑन टू एक्स्ट्रा बाइट्स। सो ब्लॉगर्स वॉज लॉन्च्ड इन 1999 में ये लॉन्च हुआ था। ओरिजिनली ब्लॉगर वॉज डेवलप्ड बाय पायरलैब्स विच वॉज बॉट बाय गूगल इन 2003। सो ब्लॉगर्स को जो है पायरलैब्स ने जो है डेवलप किया था एंड इसे गूगल लेके आया था 2003 में। नेक्स्ट, क्रिएटिंग अ ब्लॉग।
So for this we have to open the site. पहले हमें साइट को ओपन करना है जो कि है www.bloggers.com. फिर the bloggers will open, then click on the create your blog option. हमें create your blog option पे क्लिक करना है. To create a blog with the bloggers site you must have email account in Gmail. email account Gmail में होना चाहिए अगर आप ये create करना चाहते हैं. Else you will have to create a new Gmail account. नहीं तो आपको एक नया Gmail account बनाना पड़ेगा. Now sign in by using your Gmail username and password. अब हमें sign in करना है, अपना जो भी Gmail username और password है वो डालना है यहाँ पे. You will get the blogger screen. हमें blogger screen मिलेगा. Specify the name for your blog in the title. That will be displayed at the top of your blog. हमारा जो भी नाम है टाइटल में हमें लिखना है जो भी डिस्प्ले होगा हमारे ब्लॉग में. एंड देन वी हैव टू क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन और फिर हमें नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है. नाउ स्पेसिफाई द URL ऑफ योर ब्लॉग इन द एड्रेस टेक्स्ट बॉक्स. एड्रेस टेक्स्ट बॉक्स में हमें जो भी URL है एड्रेस है वो हमें डाल देना है. नाउ योर ब्लॉग एड्रेस, हमारा जो ब्लॉग का एड्रेस है इट विल बी योर आइडेंटिटी ऑन द वेब. ये हमारा आइडेंटिटी होगा वेब पे एंड इट विल बी यूज्ड टू रीड एंड लिंक टू योर ब्लॉग एंड देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन. इसे यूज किया जाएगा आपके ब्लॉग्स को रीड करने के लिए और उसके बाद हमको क्या करना है, हमें नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है. योर ब्लॉग गेट्स क्रिएटेड, हमारा जो ब्लॉग है वो बन चुका है. एंड टू ऐड कॉन्टेंट टू योर ब्लॉग क्लिक ऑन द न्यू पोस्ट बटन. अगर हमें कंटेंट को जो है ऐड करना है अपने ब्लॉग पे तो हमें न्यू पोस्ट बटन पे जाना होगा जो कि हमें लेफ्ट साइड में मिलेगा, लेफ्ट पेन में. अ न्यू विंडो अपीयर्स एज शोन इन द डायग्राम. एक नया विंडो हमें दिखेगा जैसे कि हमें यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है. नाउ इन द पोस्ट टेक्स्ट बॉक्स, पोस्ट टेक्स्ट बॉक्स में हमें क्या करना है, यू कैन एंटर द टाइटल फॉर योर ब्लॉग पोस्ट. हमें यहाँ पे अपने ब्लॉग पोस्ट के लिए टाइटल एंटर करना है. द कॉन्टेंट can be added and formatted in the content window. जो भी content है वो हम content window में add या फिर format कर सकते हैं. To format the text, use the tools in the toolbar displayed at the top of the content window. अगर हम चाहते हैं अपने text को format करने के लिए तो हमें tools जो भी यहाँ पे दिए हैं toolbar में वो सारे जो display करने होंगे हमारे content window में. This is almost similar to the formatting toolbar available in the Word 2021. ये जो है सेम है, सिमिलर है, formatting toolbar से मैच करता है जो कि Word 2000 में आपको मिलेगा. Now viewing and editing your blog, कैसे हम अपने ब्लॉग को देख सकते हैं और एडिट कर सकते हैं. So we have to first click on the view blog tab to view your own blog. सो अपने खुद के ब्लॉग को जो है देखने के लिए हमें व्यू ब्लॉग पे क्लिक करना होगा. फिर यू विल गेट अ न्यू विंडो, यहाँ पे हमें एक नया विंडो मिलेगा. नाउ टू एडिट योर ब्लॉग, अगर आप अपने ब्लॉग को एडिट करना चाहते हैं क्लिक ऑन द पोस्ट आइकन. पोस्ट आइकन पे क्लिक करें एंड सेलेक्ट द पोस्ट यू वांट टू एडिट. उस पोस्ट को जो है सेलेक्ट करें जिसे आप एडिट करना चाहते हैं. इट टेक्स यू टू द कॉन्टेंट विंडो, ये हमें कॉन्टेंट विंडो तक ले जाएगा. नेक्स्ट मेक नेसेसरी चेंजेस इन द कंटेंट एंड क्लिक ऑन द अपडेट बटन. अब जो भी कंटेंट है उस पर हमें जाना है और अपडेट बटन पे क्लिक कर देना है. क्लिक ऑन द व्यू ब्लॉग टैब अगेन टू व्यू द मॉडिफिकेशन डन बाय यू. अब हमें जो है व्यू ब्लॉग जो है टैब उस पर क्लिक कर देना है ताकि हम जो भी मॉडिफिकेशन हमने किया है उसे देख पाएँ. Similarly, you can add more contents to your blog. हम अपने ब्लॉग में और ज़्यादा contents को डाल सकते हैं. कैसे? By clicking on the new post button. New post button पे क्लिक करके. You can use different menu options under the settings tab. हम अलग अलग menu options को choose कर सकते हैं, use कर सकते हैं. settings tabs में जाके हमें ये मिलेंगे जो कि हमें अपने left page में मिलेंगे. And to edit your profile and blog address, to invite others to view your blog or to add them as members of your blog. तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपने ब्लॉग या फिर प्रोफाइल पे लोगों को विजिट करने के लिए बोल सकते हैं, उनको इनवाइट कर सकते हैं और उन्हें एज अ मेंबर अपने ब्लॉग में हम डाल सकते हैं. टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ योर ब्लॉग क्लिक ऑन द लेआउट टैब.
अगर आप अपने ब्लॉग का जो अपीयरेंस उसे चेंज करना चाहते हैं तो हमें जाना होगा लेआउट टैब पे। यू कैन ऐड गैजेट्स एंड ऐड और मॉडिफाई द पेज एलिमेंट्स ऑफ योर ब्लॉग। हम गैजेट्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं पेज एलिमेंट को। आफ्टर मेकिंग द नेसेसरी चेंजेस क्लिक ऑन द साइन आउट बटन। अब जो भी चेंजेस हमने किए हैं उसके बाद हम साइन आउट बटन पे क्लिक करेंगे, जो कि हमें इन द गूगल अकाउंट थंबनेल में मिलेगा, प्रेजेंट एट द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द विंडो, जो कि आपको विंडो के टॉप राइट कॉर्नर पे मिलेगा। टू व्यू योर ब्लॉग टाइप योर URL। अगर आप अपने ब्लॉग को देखना चाहते हो तो अपने URL को टाइप करें, जैसे कि हमारा जो URL है वो है computer for all 1234.blogspot.com इन द एड्रेस बार। अब ये जो चीज़ हमने लिखी है वो एड्रेस बार में लिखनी है ब्राउजर के, और फिर हमें एंटर की को प्रेस कर देना है। योर ब्लॉग विल बी डिस्प्लेड। हमारा जो ब्लॉग है वो हमारे सामने आ जाएगा। So this was about blogging. Now let's move on to web feed. So web feed is a data format. web feed क्या है? ये एक data format है जिसे यूज़ किया जाता है to keep the users abreast with the frequently updated content of the website. वेब फीड क्या करता है? लोगों को जो recently updated comment है या फिर content है उसके साथ जोड़ता है। वेबसाइट सच एज न्यूज़ एंड ब्लॉग साइट्स, ये जो वेबसाइट्स है जैसे न्यूज़ हो गया, ब्लॉग साइट्स हो गया, मेडिकल वेबसाइट्स हो गया एक्सेट्रा, कीप ऑन अपडेटिंग देयर कंटेंट ऑन अ रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस पे अपने कंटेंट को अपडेट करते रहते हैं। यूजिंग वेब फीड्स यू कैन व्यू इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट्स फ्रॉम सच साइट्स। सो वेब फीड्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं? अपने जो भी इंफॉर्मेशन है या फिर अपडेट्स है उन्हें जो है हम व्यू कर सकते हैं एक ही सिंगल पेज पे विदाउट द नीड ऑफ विजिटिंग मल्टीपल URLs, बिना मल्टीपल URLs में गए। अ वेब फीड यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सिंपल टाइटल्स। यहाँ पे आपको सिंपल टाइटल्स मिलेंगे, ब्रीफली डिस्क्राइबिंग द अपडेटेड कंटेंट अलॉन्ग विद द कंप्यूटर डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे जो भी कंटेंट है वो आपको अपडेटेड मिलेगा, कंप्यूटर का जो भी डिस्क्रिप्शन है वो अपडेटेड मिलेगा, एंड लिंक्स टू द फुल कंटेंट, और जो पूरा कंटेंट है उसके लिंक्स भी यहाँ पे आपको मिलेंगे। So to access a web feed you need to subscribe to the website. अगर आप जो है एक वेब फीड को जो है एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? सब्सक्राइब करना पड़ेगा वेबसाइट को। One of the ways to subscribe to such a website is known as RSS, Rich Site Summary. एक जो बहुत अच्छा तरीका है इन वेबसाइट्स को सब्सक्राइब करने का वो है RSS, जिसे हम रिच साइट समरी कहते हैं, एंड इट अलाउज यू टू एक्सेस सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। ये हमें सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने में मदद करता है, जिन्हें हम फीड्स कहते हैं। व्हेन यू सब्सक्राइब यू विल गेट अ फीड ऑफ अ सीरीज ऑफ हेडलाइंस एंड ब्रीफ समरीज। यहाँ पे हमें जो है एक फीड मिलेगी ऑफ जिसमें जो है सीरीज मिलेगी हेडलाइंस की और एक ब्रीफ समरीज की, ऑफ ऑल द आर्टिकल्स लाइक न्यूज़ हेडलाइंस, वेदर रिपोर्ट, ऑडियो एंड वीडियो पब्लिश्ड ऑन दैट पर्टिकुलर वेबसाइट। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो भी वहाँ पब्लिश की जा रही हैं उस वेब पेज पे, वेबसाइट पे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमें दिखाई देंगी। नेक्स्ट कम्स पॉडकास्टिंग। सो द वर्ड पॉडकास्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। ये दो वर्ड्स को मिलके बना है iPod एंड ब्रॉडकास्ट। A podcast is an audio और video broadcast। ये एक ऑडियो और वीडियो ब्रॉडकास्ट होता है that is distributed on the internet, जिसे इंटरनेट पे जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। It has a similar format as that of a radio और टेलीविजन शो। इसका जो फॉर्मेट है रेडियो या फिर टेलीविजन शो जैसा है। And as the distribution medium is internet, anyone can distribute his or her thoughts and opinions to the world by creating a podcast. So क्योंकि ये इंटरनेट इसका मीडियम है तो कोई भी पर्सन जो है अपने थॉट्स को, अपने ओपिनियंस को जो है वर्ल्ड तक पहुंचा सकता है पॉडकास्ट के मतलब से। Although the term is derived from the word iPod, but you do not need an iPod to listen to a podcast. भले ये जो शब्द है ये iPod से निकल कर आया है, लेकिन इसके लिए आपको iPod की जरूरत नहीं है। A podcast can be accessed and downloaded easily on a user's computer or digital media player.
सो ये जो पॉडकास्ट है इसे हम बहुत ही आसानी से जो एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी यूज़र के कंप्यूटर पे, डिजिटल मीडिया प्लेयर पे, इंटरनेट की मदद से। यू कैन ईजिली सब्सक्राइब अ पॉडकास्ट ओवर द वेब एंड यूज़ एनी पोर्टेबल मीडिया प्लेयर और योर कंप्यूटर टू लिसन इट। हम जो है इसे ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से सुन सकते हैं। पॉडकास्टिंग फैसिलिटी इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड पॉडकास्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पॉडकास्ट। ये क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें हम पॉडकास्ट को प्रिपेयर और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। द डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ अ पॉडकास्ट मेंटेन्स अ सेंट्रल लिस्ट ऑफ ऑडियो और वीडियो फाइल्स ऑन अ सर्वर। सो जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है पॉडकास्ट का वो क्या करता है? मेंटेन करता है एक सेंट्रल लिस्ट को ऑडियो और वीडियो फाइल्स की सर्वर पे, एंड दिस लिस्ट कैन बी एक्सेस थ्रू इंटरनेट बाय यूजिंग पॉडकैचर। पॉडकैचर की मदद से हम इसे इजीली जो एक्सेस कर सकते हैं। अ पॉडकैचर इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है दैट इज इंस्टॉल्ड एंड यूज्ड बाय द यूजर टू एक्सेस द पॉडकास्ट, जो कि यूजर यूज करता है एक्सेस करने के लिए पॉडकास्ट फाइल को। एंड इट ऑल्सो चेक्स द लिस्ट फॉर एनी अपडेट्स। ये क्या करता है? लिस्ट को चेक करता है किसी भी अपडेट्स के लिए और फिर से ये क्या करता है? डाउनलोड कर देता है न्यू फाइल्स को इंटरनेट से ऑन टू द यूजर्स कंप्यूटर, जहाँ से ये यूजर के कंप्यूटर पर डाउनलोड हो जाते हैं। सम ऑफ द पॉपुलर वेबसाइट्स दैट होस्ट द पॉडकास्ट आर, कुछ पॉपुलर यहाँ पे वेबसाइट्स दिए गए हैं जो पॉडकास्ट को होस्ट करते हैं। सो पहला है www.buzzsprout.com, फिर है www.soundcloud.com, थर्ड है www.podomatic.com और नेक्स्ट है www.podbean.com। सो ये क्या है? ये कुछ वेबसाइट्स हैं जो पॉडकास्ट को होस्ट करती हैं। Now let's move on to try it out. So here you have to explain any one mode of online payment. So कोई भी एक मोड आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है ऑनलाइन पेमेंट का। So it can be UPI. UPI में हम क्या कर सकते हैं? It is the safest means because here you don't have to re-enter the account number again and again, and simply by scanning the QR code or adding the phone number we can do the online payment. Now let's move on to flashback time. So e-commerce or electronic commerce is a way of doing business over the internet, and it refers to buying and selling of goods and services or transmitting funds or data through electronic means. Companies create a website to advertise, display and sell their products and services. Next, the process of selling and buying products over the internet is called the online shopping or e-shopping. Some of the popular portals for selling and buying goods are Amazon.com, eBay.com, Craigslist.com, Bonanza.com and Flipkart.com. E-banking stands for electronic banking, and it is a way of performing brand transactions using internet. A customer can do a number of things using e-banking, such as he can check the amount in his account, transfer the money to his or her accounts or to others, apply for loans, pay bills, etc. E-ticketing means making a reservation or appointment for a service via the internet. A blog is an easy way to create a website that allows us to share our thoughts with the world. Next, a web feed is a data format used to keep the users abreast with the frequently updated content of a website. So these are some of the important points that you have to remember. Now let's move on to book exercise, which is knowledge check. So A exercise is mark the correct response. First one is Dash is one of the most popular payment gateway founded in December 1998. So कौन सा है सबसे पॉपुलर पेमेंट गेटवे जो कि दिसंबर 1988 में पाया गया था? So the options are Paytm, SecurePay, PayPal, none of these. Correct answer is PayPal. Second, Sachin Bansal and Bini Bansal are the founders of Flipkart, Skype, Amazon, none of these. Correct answer is Flipkart. Question number 3, blogger
was launched in the year 1990, 1995, 1999, 2000? Correct answer is 1999. Fourth one, which of the following websites hosts a podcast? www.blogspot.com, www.soundcloud.com, www.buzzbean.com, or none of these. Correct answer is B, www.soundcloud.com. So these are the answers. Let's move on to B exercise, which is gap fill exercise. So the first one is buying and selling through e-commerce is e-commerce activity. Question number 2, e-banking helps us to perform bank transactions using internet. Question number 3, to change the appearance of a blog, click on the layout tab. Fourth one, Amazon is one of the largest online shopping websites in the world. Question number 5 is a podcast is an audio or video broadcast that is distributed over the internet. Now, let's move on to question number C, which is true and false assessment. So, here the first one is a blog allows the user to share their thoughts with the world. Yes, true. Second, in online shopping, we can only sell the products. No, false. We can also buy the products. Question number 3, Flipkart is a popular e-commerce company based in India. True. Question number 4, the title appears at the bottom of every page of the blog. False. And the fifth one is an iPod is required to listen to a podcast. No, this is false. So these are the answers to be written. Let's move on to the next question, which is D exercise, give appropriate responses to the questions. Let's move on to D exercise, which is give appropriate responses to the questions. Here the first one is, what do you understand by a blog? Explain its uses. So blog is a way of sharing personal thoughts with the world, and any person can do this, and these blogs are regularly updated. There are some uses that you have to write down yourself. Now let's move on to question number 2. Name one website each that provides the following facilities. For e-shopping, we can write down that Amazon.in. For e-banking, we use www.sba.com or sba.in. Now, for e-reservation, we use makemytrip.com. For podcasting, we use www.podbean.com. Question number 3, what do you understand by an e-reservation? So, e-reservation means booking seats online. Question number 4, what do you mean by podcasting? What is its utility? So, podcasting is creating and distributing audio and video files for listeners, and here people can make their own podcast. They can share their thoughts. The utility is that people can share their thoughts to the world. Question number 5, write a short note on e-commerce. So, e-commerce is buying and selling of goods, sending money. So, these come under e-commerce. Next comes e-banking. E-banking is online payment, and the transactions that we do online, these are called e-banking. Next comes web feeds. So, web feeds are the frequently updated content that we see on the internet related to any of the topics, and here we can see the content without visiting the site, without visiting the website. We can see the content related to that. So, these are the answers. You can add some of your points here, and with this we have completed the chapter. I hope you understood it. I will be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks.